Hello friends, hope you all are fine. Today we are going to study our chapter number 1, the Harappan civilization of class 12th history. This chapter comes under book The Themes in Indian History part 1. So let us start our the chapter the हरप्पन सिविलाइजेशन। मेनली हम इस चैप्टर के अंदर हरप्पा सभ्यता के बारे में, उनके रहने के तरीके, उनके जीवन व्यापन करने के तरीकों के बारे में, या उनका जो भी अस्तित्व था, जो हमारे आर्कियोलॉजिस्ट को पता लगा है और जो हमारी एनसीईआरटी की बुक में मेंशन है, वो हम इस चैप्टर के अंदर कवर अप करने की कोशिश करेंगे। लेट अस स्टार्ट द हरप्पन सिविलाइजेशन। इट इज कॉल्ड हरप्पन सिविलाइजेशन बिकॉज फर्स्ट ऑफ ऑल हरप्पा साइट इज डिस्कवर्ड। क्योंकि सबसे पहले किस साइट की खोज हुई थी? हरप्पा साइट की, इसलिए इसको क्या कहा जाता है? हरप्पन सिविलाइजेशन। अदर नेम क्या है इसके? इंडस वैली सिविलाइजेशन भी कहा जाता है इसको, हरप्पा सिविलाइजेशन या सरस्वती सिंधु सिविलाइजेशन। दीज ऑल थ्री क्वेश्चंस और थ्री इंफॉर्मेशंस आर ऑलरेडी आस्क्ड इन यूपीपीसीएस एंड यूपीएससी एग्जाम्स, सो यू हैव टू रिमेंबर दिस। दयाराम साहनी ने इसकी सबसे पहले खोज की थी 1921 में, 1921 में। यू हैव टू रिमेंबर दिस। ही हैज डिस्कवर्ड अंडर लीडरशिप, और किसकी लीडरशिप में उन्होंने की थी? सर जॉन मार्शल, जो उस टाइम क्या थे? डायरेक्टर जनरल थे आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के। 1902 से लेकर 1928 तक यही रहे हैं। आर डी बैनर्जी, इनका पूरा नाम है रखलदास बैनर्जी। डिस्कवर्ड मोहनजोदारो ऑन और माउंड ऑफ डेड। ये भी कंपटीशन का क्वेश्चन है, पूछता है माउंड ऑफ डेड किसको कहा जाता है? मृतकों का टीला। तो मोहनजोदारो को रखलदास बैनर्जी, आरडी की फुल फॉर्म क्या है? रखलदास बैनर्जी। तो इन्होंने कब खोज की थी? 1922 में। सबसिस्टेंस स्ट्रेटेजी, लेट अस सी दिस सबसिस्टेंस स्ट्रेटेजी। हरप्पन, अच्छा मैं आपको एक बार मैप पे भी दिखाता हूँ इसकी साइट हरप्पा की। तो ये पूरा हरप्पन मैप है, आप इसको जरूर याद रखिएगा कि कौन कौन सी इसमें साइट्स हैं। कंपटीशन में पूछता है। और नदियों के नाम भी, जैसे नर्मदा कहाँ से बह रही है, साबरमती उसके पास कौन सी हरप्पन साइट्स है, धोलावीरा, और हमारा इंडस चंबल रिवर होगी, गंगा यमुना, ये सब जरूर याद रखिएगा। कंपटीशन में वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, यू हैव टू रिमेम्बर। अच्छा, टोटल नंबर ऑफ साइट्स का डाटा भी आप ये याद रखिएगा। दिस इज ऑल्सो आस्क्ड इन कंपटीशन एग्जाम्स। सबसिस्टेंस स्ट्रेटेजी। हरप्पन पीपल मेनली डिपेंड ऑन प्लांट एंड एनिमल, और वो मेनली अपना जीवन किस तरह व्यापन करते थे? पेड़ पौधों से, वनस्पतियों से और मछली से। ये सब उनके भोजन में अवेलेबल थी, चीजें इंक्लूडेड थी। ग्रेन्स फूड एट हरप्पन साइट इंक्लूड, और वो दाने वाली फसलें कौन सी उगाते थे? वीट, बरले, डेट, पीस, सिम्स, ठीक है, मिलेट्स, मस्टर्ड, यहाँ पे सीसेम है, एस बी है, SESAME, मस्टर्ड फ्रॉम गुजरात एंड राइस हस्क फ्रॉम लोथल एंड रंगपुर। ये आप इंपॉर्टेंट याद रखिएगा, इनकी ग्रेन्स थी। दे यूज्ड, और वो किसका उपयोग करते थे? स्टोन सिकल्स फॉर हार्वेस्टिंग, वुडन प्लग, वो देखा होगा आपने जिसमें दो बैल बांधे जाते हैं और वो इस शेप में होता है, इस शेप में, ठीक है। ऑक्सन कुल्हाड़ी का फॉर यूज फॉर प्लगिंग, और फिर फावले का किस लिए? अपने खेतों की जुताई के लिए। फर्स्ट उन्होंने सबसे पहले दुनिया में जिन्होंने कॉटन उगाई थी वो कौन थे? वो यही लोग थे हरप्पन सिविलाइजेशन के। एंड शुगर केन वाज नॉट नोन टू इंडस पीपल, और इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग शुगर केन, गन्ने के बारे में बिल्कुल भी नहीं जानते थे। कैमल बोन्स आर रिपोर्टेड एट कालीबंगन में, कालीबंगन भी उनका एक स्थान था, वहां से ऊंट की हड्डियां मिली है। रिमेन्स ऑफ हॉर्स, और हॉर्स की हड्डियां फ्रॉम सुरकोतड़ा। देखो ये पीसीएस में क्वेश्चन पूछा जाता है कि हॉर्स के जो रिमेनिंग बोन्स वो सब चीजें थी वो कहां से मिली? सुरकोतड़ा से। और कैमल बोन्स कहां से मिली? कालीबंगन से। दोनों क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, याद रखिएगा। एविडेंस ऑफ कैनाल हैज बीन फाउंड एट दी हरप्पन साइट, और हरप्पन साइट से कैनाल के भी एविडेंस हमें प्राप्त हुए हैं। ऑफ शोर टू गाई इन अफगानिस्तान, याद रखिएगा ये पंजाब और सिंध प्रांत की बात नहीं कर रहा है। एंड वेल्स आर यूज्ड फॉर इरिगेशन। अच्छा देखिए, थोड़ा सा बीच में डिले हो रहा है क्योंकि मैं साथ में बुक में भी देखता चल रहा हूं। अगर कोई इंपॉर्टेंट इमेज हो उसको मैं इससे कोरिलेट कर सकूं और आपको बता सकूं, तो थोड़ा सा एडजस्ट कीजिएगा अगर बीच में डिले हो रहा है हल्का सा। एनिमल विच आर डोमेस्टिकेटेड, जो एनिमल्स उनके द्वारा पाले जाते थे वो आमतौर पे कौन होते थे? बुफेलो, ऑक्सन, शीप, एक्स, एलिफेंट, कैट, गोट्स, पिग,
ईटीसी। ये सब जानवर उनके द्वारा पाले जाते थे। मोहनजोदारो अ प्लान्ड अर्बन सेंटर। अब मोहनजोदारो कैसे एक सुव्यवस्थित मतलब अच्छा शहर था। लेट अस सी दैट टाउन्स वर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट, अपर पार्ट और सिटाडेल और लोअर पार्ट। ठीक है, आइए मैं आपको ये भी दिखाता हूँ सिटाडेल। ये देखिए, ये पूरी इमेज है सिटाडेल की, आपकी बुक में अवेलेबल भी है, इसको देख लीजिएगा। ये अपर पार्ट होता था वहां का हड़प्पन सिविलाइजेशन का, और इस वाले एरिया को क्या कहा जाता था, लोअर पार्ट। ठीक है, इसकी इमेज भी हम मेंशन कर देंगे वीडियो में, आप देख लीजिएगा, यहाँ पे इसकी इमेज भी मेंशन हो जाएगी। तो टाउन्स दो हिस्सों में थे, आप समझ गए। अपर वाले को क्या कहा जाता था, सिटाडिल, और लोअर पार्ट। सिटाडिल वाज इन हाइट एज कंपेयर टू लोअर टाउन्स एंड कंस्ट्रक्टेड, और किस चीज पे बने होते थे सिटाडिल, मड ब्रिक्स से बने होते थे, और इनके चारों तरफ दीवार होती थी। इन इट विच इज डिफरेंट फ्रॉम लोअर टाउन, और ये लोअर वाले हिस्से से क्या होते थे, बहुत ही अलग होते थे। हाउसेज वर मेड विद बर्न्ट ब्रिक, पक्की ईंटों से बनाए जाते थे, विद डायमेंशन 4:2:1 के रेशो में बनाए जाते थे। अंडरग्राउंड ड्रेनेज सिस्टम भी था इनके यहाँ पे बहुत अच्छा। देखो अंडरग्राउंड ड्रेनेज सिस्टम की एक ये मोहनजोदारो में है हमारे पास इमेज बुक में। ये देखो, ये कितना बड़ा इन्होंने ड्रेनेज सिस्टम बना रखा है। ये सब इमेज देखिए आप एनसीईआरटी की, जो हम कवर अप इसमें ना कर पाएंगे, आप उसे जरूर देखिएगा। मोस्ट इंपोर्टेंट इमेज से भी बहुत सारी चीजों का पता चलता है। मोहनजोदारो अ प्लान्ड अर्बन सेंटर, ये हो गया। अंडरग्राउंड ड्रेनेज सिस्टम भी हो गया। स्ट्रीट विद ड्रेन्स मेड फर्स्ट, देन हाउस बिल्ट अलोंग देम, और सबसे पहले क्या बनाए जाते थे, स्ट्रीट्स बनाए जाते थे, मतलब रोड बनाए जाते थे, और उनमें ड्रेनेज सिस्टम की व्यवस्था अच्छी की जाती थी, फिर उसके बाद ही वहां पर घर बनते थे। टाउन प्लानिंग वाज इन अ ग्रिड फॉर्म, और किस फॉर्म में होती थी, लाइन की शेप में सीधी, मतलब जैसे अगर ये रोड जा रहा है तो इसके इस साइड और इस साइड लाइन वाइज। ठीक है, जैसे आपने गवर्नमेंट क्वार्टर्स देखे होंगे होते हैं, तो इसी तरह सेम उनके भी घर होते थे। डोमेस्टिक आर्किटेक्चर, कोर्टयार्ड एट द सेंटर विद रूम्स ऑल अराउंड इट, और इनके घरों में क्या होता था, बीच में कोर्टयार्ड होता था। नो विंडो एट ग्राउंड लेवल, ग्राउंड लेवल पे कोई विंडो नहीं होती थी। एवरी हाउस हैज इट्स ओन बाथरूम, और हर का अपना एक बाथरूम होता था। विद ड्रेनेज सिस्टम भी उनका बहुत बढ़िया होता था, मतलब घर से पानी की निकासी भी बहुत अच्छा सिस्टम था उनके पास। सम हाउसेज हैव स्टेयरकेस, और कुछ घरों में सीढ़ियां भी होती थी ताकि छत पे जाया जा सके। मैनी हाउसेज हैड वेल्स इन अ रूम, और कई घरों में तो अपने कुएं भी होते थे ताकि पानी इजीली अवेलेबल हो सके, कहीं पे जाना ना पड़े। विच यूज टू गो आउटसाइड, एस्टिमेटेड अराउंड 700 वेल्स इन दी मोहनजोदारो, और क्या अनुमान लगाया गया है कि कितनी वेल्स मिली है, 700। देखिए ये पूरा उनका घर का सुव्यवस्थित तरीका है। हमें घर में एक एंट्रेंस भी दिखाई दे रही है, ये रही यहाँ पे एंट्रेंस। ठीक है, और ये सेंट्रल कोर्टयार्ड है इनका, और स्टेयर केस इसने यहाँ पे लिखा है कि रूम नंबर 6 में, ये देखिए रूम नंबर 6 में स्टेयर केस भी है। तो कहाँ पे हमारा रूम नंबर 6, यहाँ पे किस चीज की व्यवस्था है, वेल की, सॉरी वेल, यहाँ पे क्या है, कुआ भी है एक। और ये पूरा इनका क्या है, सुव्यवस्थित घर बनाने की प्रक्रिया। देखो कितना बढ़िया सिस्टमेटिक वे में इन्होंने अपना घर बनाया हुआ है, और घर के चारों तरफ पक्की दीवार भी बनाई गई है, और विंडो कोई नहीं छोड़ी, क्योंकि इनका ये मानना था कि भाई अगर गली से कोई आसपास गुजरता है तो फिर वो घर के अंदर झाकेगा, इसलिए बस एक ही एंट्रेंस रखो, और विंडो ये 2nd फ्लोर पे बनाते थे, ना कि 1st फ्लोर पे। तो बहुत ही बढ़िया इनका हाउस स्ट्रक्चर है। अब पढ़ते हैं द सिटाडेल, जनरली यूज फॉर पब्लिक पर्पज इंक्लूडिंग द वेयर हाउस हैविंग लोअर पार्ट विद ब्रिक्स एंड अपर पोर्शन प्रोबेबली ऑफ वुड। इसका सिटाडेल का नीचे वाला पोर्शन जो होता था, मतलब कि सेंटर रूफ वाला जो पोर्शन होता था, वो तो वुड से बनाते थे, ये ऊपर वाला पोर्शन, और नीचे वाला पोर्शन ये ब्रिक्स से बनाते थे। ठीक है, और उसमें ये नहाने की व्यवस्था भी इन्होंने बहुत अच्छी सिस्टम रख रखा था। तो मैं आपको सिटाडेल का भी एक इमेज दिखा देता हूं, देख लीजिए, आपके बुक में पेज नंबर 8 पर है एनसीईआरटी की। आप इसको पूरे अच्छे से स्टडी कीजिएगा कि कहाँ पे क्या स्ट्रक्चर ये बनाते थे, तो आपको बहुत ही अच्छे से ये समझ आने वाला है। जनरली यूज फॉर पब्लिक पर्पज इंक्लूडिंग वेयर हाउस हैविंग लोअर पार्ट विद ब्रिक्स एंड अपर पोर्शन प्रोबेबली ऑफ वुड एंड द ग्रेट बाथ। द ग्रेट बाथ वाज अ रेक्टेंगुलर टैंक, एक इस शेप में टैंक होता था,
इन अ कोर्ट यार्ड सराउंडेड, कोर्ट यार्ड याद रखिएगा सेंट्रल पार्ट में होता था घर के, बाय कॉरिडोर ऑन ऑल फोर साइड, और चारों तरफ से एक कॉरिडोर होता था। देयर वर टू स्टेयर्स, और दो स्टेयर्स होती थी नॉर्थ में और साउथ साइड में, मतलब ऊपर और नीचे की तरफ। देयर वर रूम्स ऑन थ्री साइड, तीनों तरफ रूम होते थे। अ लार्ज वेल ऑन दी फोर्थ साइड, और चौथी तरफ क्या होता था, एक बहुत ही बड़ा, मतलब कि कुएं के लिए इन्होंने, वेल के लिए भी बहुत बढ़िया सिस्टम इन्होंने अपने इसमें बना रखा था। आप बुक में इस इमेज को स्टडी जरूर कीजिएगा जो अभी हमने शो करी है, आपको उसके बाद ये पूरा समझ में आ जाएगा इनका स्ट्रक्चर हाउस का। वाटर फ्रॉम टैंक फ्लोड इनटू ड्रेन, ठीक है, और वाटर टैंक के जरिए क्या भरते थे, जैसे मतलब कि जब भी इन्हें अगर पानी की निकासी बाहर करनी होती थी तो ड्रेनेज सिस्टम के जरिए पानी को बाहर निकाल देते थे, और स्टोर किस में करते थे, टैंक में। अक्रॉस अ लेन टू द नॉर्थ हैविंग अ स्मॉलर बिल्डिंग विद 8 बाथरूम विद ड्रेन 4 ऑन ईच साइड ऑफ अ कॉरिडोर, और हर कॉरिडोर के 4 बाथरूम राइट साइड में होते थे और 4 बाथरूम लेफ्ट साइड में होते थे। ये उस इमेज में अच्छे से दिखाया गया, आप इसको देखिएगा। ट्रैकिंग विद सोशल डिफरेंसेस, अब बुरियल्स क्या होते हैं, लेट अस सी दैट। जनरल प्रैक्टिस वाज प्लेसिंग द डेड बॉडी इन नॉर्थ एंड साउथ, और जो मर जाता था व्यक्ति उसके शरीर को कैसे रखते थे, उसके सिर को नॉर्थ की साइड और लेग्स को साउथ की साइड, ऐसे, ठीक है, वो मरे हुए व्यक्ति को। इन हरप्पन साइड डेड्स वर जनरली लेड इन पिट्स, और पिट्स के रूप में उनको रखा जाता था। इन सम, मतलब कि जैसे जमीन में गड्ढा खोद के उसमें दफनाया जाता था, या फिर उसमें भी आप कैफिन्स में भी रखते थे। इन सम केसेस सम पिट्स आर मेड विद, और कुछ पिट्स तो ऐसे भी होते थे, किससे बनाए जाते थे, पक्की ईंटों से, विच इंडिकेटेड सोशल डिफरेंसेस। अब जो मतलब कि बड़े आदमी मरा तो उसकी तो इस तरह बन गई, और जो छोटा आदमी मरा अगर कोई, या मतलब गरीब व्यक्ति मरा तो उसके लिए सिंपल बनती थी। सम ग्रेव्स, और जितनी ज्यादा पिट अच्छी होती थी उतना ही ज्यादा पता लगता था कि ये व्यक्ति बहुत बड़ा व्यक्ति है। सम ग्रेव्स कंटेन पोएट्री ऑर्नामेंट, परहैप्स दे बिलीव्ड इन आफ्टर लाइफ, और उनका विश्वास किसमें था कि मृत्यु के बाद भी एक जीवन होता है। लुकिंग फॉर लग्जरियस, ठीक है, लेट अस सी। अच्छा, आपको मैं इनके दो तीन चीजें भी दिखाता हूं बुक में। देखो, ये इनका कॉपर का मिरर है, ये बुक में पेज नंबर 9 पे दिया गया है। इस तरह का इनका शीशा होता था, और ये इनका एक फेनेंस पॉट है जिसमें ये मिट्टी का बना हुआ है, जिसमें ये अपना क्या रखते थे, सामान रखते थे। लुकिंग फॉर लग्जरियस, अब जिस व्यक्ति के पास ये चीजें होती थी, मतलब वो व्यक्ति क्या है, बहुत ही ज्यादा समाज में लग्जरी है, लग्जरियस लाइफ जी रहा है और अमीर है। लुकिंग फॉर लग्जरियस, फर्स्टली कैटेगरी इंक्लूड्स ऑब्जेक्ट्स ऑफ डेली यूज, क्रन्स, पोएट्री, नीडल्स, फ्लैश रबर्स, बॉडी स्क्रबर्स, ठीक है, ये सब चीजें आती थी जिसके पास होती थी। आर्कोलॉजिस्ट एज्यूम लग्जरियस ऑब्जेक्ट विच आर रेयर एंड कॉस्टली, फाइनेंस पोर्ट, ये जो अभी मैंने आपको दिखाया फाइनेंस पोर्ट, ये हर किसी के पास नहीं होता था, और ये किस चीज से बनता था, सैंड प्लस सिलिका से, ठीक है, प्लस गम प्लस फायर में फिर उसको पकाया जाता था। मेनली ये उसके पास मिलता था जो व्यक्ति अमीर होता था। इज प्रीशियस बिकॉज वेरी डिफिकल्ट टू मेक, और इसको बनाना बहुत ही मुश्किल था क्योंकि हाथ से बनाना पड़ता था, उस टाइम इतनी टेक्नोलॉजी तो थी नहीं, तो उस टाइम जिसके पास ये होता था वो बहुत ही ज्यादा क्या माना जाता था, अमीर व्यक्ति माना जाता था। फाइंडिंग आउट अबाउट क्राफ्ट एंड प्रोडक्शन, इन क्राफ्ट प्रोडक्शन जनरली मेड बीड मेकिंग, शेल कटिंग, मेटल वर्किंग, सील मेकिंग एंड वेट मेकिंग, ये सब चीजें इसमें आती हैं। अच्छा देखो, हम इसमें देखते हैं अ टूल एंड बीड, बीड का मतलब देख लो, ये माला टाइप में है, ठीक है, और एक ये टूल है जिसका वो उपयोग करते थे। आपकी बुक्स में बहुत अच्छी अच्छी फोटोज हैं, इनको जरूर देखिएगा, इससे आपको अंदाजा एज अ चैप्टर का पता चलेगा एग्जैक्ट। मटेरियल यूज टू मेक बीड्स लाइक, और किस चीज से वो ये माला बनाते थे, कैरिनियल रेड कलर के होते थे, जेस्पर से, क्रिस्टल, क्वार्ट्ज एंड स्टेटाइट एंड मेटल यूज लाइक कॉपर, ब्रॉन्ज एंड गोल्ड, इन सब चीजों से ये मालाओं को या गले की चैन को बनाते थे। शेल फाइनेंस, टेरिकोटा और बर्न्ट क्ले ऑल आर यूज्ड फॉर मेकिंग बीड्स, और इन सब का भी ये उपयोग करते थे बीड्स बनाने में। सम बीड्स वर मेड ऑफ 2 और मोर स्टोन, और कुछ मालाएं ऐसी होती थी जिसमें 2 से ज्यादा मोती यूज होते थे। एंड गेव दो शेप लाइक डिस्क, सिलेंड्रिकल, स्फेरिकल, और इस तरह की उनको शेप दी जाते थे। जैसे आपने देखा होगा हार में नहीं लगते इस तरह के स्टोन, या इस तरह के स्टोन हो गए,
या फिर इस तरह के स्टोन हो गए, इस तरह के वो बनाते थे। सम वर डेकोरेटेड विद पेंटिंग एंड डिजाइन, और कुछ पेंटिंग्स और डिजाइन से डेकोरेट होते थे। टेक्निक्स फॉर मेकिंग बीड्स, स्टेटाइट सॉफ्ट स्टोन का उपयोग करते थे। वो पाउडर यूज्ड विद मोल्डेड पेस्ट, इसके साथ मिलाकर वो क्या करते थे, अपना बीड्स को बनाते थे। स्ट्रेटेजीज फॉर प्रोक्योरिंग रॉ मटेरियल, अब वो रॉ मटेरियल कहां से इकट्ठा करते थे, लेट अस सी। ट्रांसपोर्टेशन, टेरिकोटा टॉय सजेस्ट, ठीक है, इंपॉर्टेंट ट्रांसपोर्टिंग गुड्स एंड पीपल्स अक्रॉस लैंड रोड्स। अब बुक में आपके ये दे नहीं रखा टेरिकोटा की इमेज, ये देखो एक ये है इसमें टेरिकोटा टॉय खिलौना, ये देखो इस इमेज से मतलब इस तरह के खिलौनों को वो क्या करते थे, सामान के मतलब कि ट्रांसपोर्ट के जरिए, जैसे बैलगाड़ी में या इस तरह में वो इधर से उधर इसको भेजते थे। शिप्स का भी उपयोग करते थे वो, बोट्स का भी उपयोग करते थे, क्योंकि उनकी एक सील पे बोट की भी तस्वीर दिखाई दी है। देखो इस वाली सील पे उनकी बोट भी दिखाई दी है बनी हुई, तो यानी वो बोट का भी उपयोग करते थे। ये देखो ये बोट की शेप बनी हुई है, ठीक है। शिप्स एंड बोट्स ऑन सील सजेस्ट रिवर रोड रूट्स फॉर ट्रांसपोर्टिंग गुड्स एंड पीपल्स, और वो इसके जरिए शिप्स और बोट्स के जरिए इंसानों को भी और सामान को भी एक जगह से दूसरी जगह ले जाया करते थे। मटेरियल फ्रॉम द सब कॉन्टिनेंट एंड दी बियॉन्ड, हरप्पन गोट मटेरियल फ्रॉम नागेश्वर एंड बालाकोटा से उन्हें मटेरियल मिलता था। फॉर शेल शुरगोटाई, फॉर लेपिस लेजौली एंड ब्लू स्टोन, यहां से लेते थे। वो लोथल से क्या लेते थे, कैरिनिलियन एंड स्टेटाइट, एंड फ्रॉम राजस्थान और गुजरात से वो क्या लेते थे, मेटल्स लेते थे, क्योंकि कॉपर और ब्रोंज हमें पता है यही मिलता है। अनदर स्ट्रेटेजी फॉर गेटिंग रॉ मटेरियल टू सेंड एक्सपीडिशन, और एक और तरीका था जिसके जरिए वो रॉ मटेरियल इकट्ठा करते थे, वो क्या था, खुदाई के जरिए। टू खेतरी, राजस्थान में कॉपर में, क्योंकि कॉपर खेतरी एक जगह है राजस्थान में जहां से उनको क्या मिल जाता था, कॉपर की क्वांटिटी में, मतलब अच्छी क्वांटिटी में उनको मिल जाता था। हरप्पन स्टेटाइट माइक्रो बीड्स फाउंड इन खेतरी एरिया इंडिकेट पीपल ऑफ गणेश्वर जोधपुर कल्चर सप्लाइड कॉपर टू हरप्पन, और इन सबूतों से पता चलता है कि ये लोग हरप्पन कल्चर के लोगों को, हरप्पन सभ्यता के लोगों को ये रॉ मटेरियल सप्लाई करते थे। व्हाट इज गणेश्वर जोधपुर कल्चर क्या था? इन द खेतरी एरिया आर्कोलॉजिस्ट फाउंड अ न्यू कल्चर एंड कॉल इट एज द गणेश्वर जोधपुर कल्चर, और इनको यहाँ पे कुछ नई चीज डिस्कवर्ड मिली होगी या फिर उनसे रिलेटेड अवशेष मिले होंगे, ठीक है। कॉन्टेक्ट विद डिस्टेंट लैंड्स, कॉपर ब्रॉड फ्रॉम ओमान, ओमान से क्या लाया जाता था, कॉपर। अब मैं आपको ये दिखाता हूँ, ठीक है, जार फाउंड इन, जो ओमान में मिला है एक जार। देखिए थोड़ा सा हेक्टिक हो रहा है, इमेजेस इधर से उधर ढूंढनी पड़ रही हैं, पर कोई बात नहीं, क्योंकि सीखते तभी हैं जब हम हार्ड वर्क करते हैं। तो ये देखो ये एक जार मिला है ओमान से, ठीक है ना, हरप्पन जार फाउंड इन ओमान, इस तरह का वो जार बनाते थे, याद रखिएगा आप ये सब इमेज। कॉपर ब्रॉट फ्रॉम ओमान अरब, एनालिसिस शोज ओमानी कॉपर एंड हरप्पन कॉपर आर्ट क्राफ्ट हैव ट्रेस ऑफ निकल, और निकल का भी ये लोग क्या, निकल भी एक तरह का मटेरियल होता है, उसका भी ये लोग क्या करते थे, उपयोग करते थे। अलाज हरप्पन जार क्रिएटेड विद ब्लैक क्ले, जो मैंने अभी आपको दिखाया, फाउंड एट ओमानी साइट, ये कहां पे मिला, ओमानी साइट पे, जो अभी हमने आपको दिखाया है बुक्स में, ठीक है। मेसोपोटामियन साइट्स आर आल्सो contain trace of nickel and other archaeological finds, हरप्पन सील, वेट, डाइस एंड बीड्स। अब जो ये चीजें हैं देखो, ये सब इमेज जो अलग अलग चीजें प्राप्त हुई हैं, ये इनकी क्या होती थी, अराउंड पर्शियन गल्फ सील, ठीक है ना, मोहर होती थी। ये भी इनकी एक तरह की मोहर होती थी जिसपे नहर बनी हुई होती, मतलब कि जैसे व्यापार के लिए जो शिप में आना जाना सामान होता होगा उस पे ये मोहर लगती होगी इनकी, ठीक है। सील्स एंड सेलिंग, सील्स एंड सेलिंग आर यूज फॉर लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन के लिए उपयोग होता था, क्योंकि इससे माना जाता था कि ये चीज असली है। एग्जाम्पल, अ बैग फुल ऑफ गुड्स बीइंग सेंट फ्रॉम वन प्लेस टू अदर, इट्स माउथ वाज टाइड, और अगर एक जगह से दूसरी जगह कोई सामान भेजा जाता था तो उसके मुंह को रस्सी से बांध दिया जाता था अच्छे से सामान के। नॉट विद फिक्स्ड विद वेट क्ले, और मिट्टी की क्ले से मतलब उसको अच्छे से टाई कर दिया जाता था रोप को। ऑन विच वन मोर, और फिर उसके ऊपर एक सील प्रेस की जाती थी, इसी तरह की बोट वाली या फिर ये जो और एक दो हमने
देखी है। लिविंग एन इम्प्रेशन सो दैट द बैग कुड नॉट, इसका मतलब क्या आता था कि ये बैग बहुत सिक्योर है, इसको कोई भी खोले नहीं बिना अनुमति के। अब पढ़ते हैं इनकी स्क्रिप्ट्स के बारे में। इट वॉज पिक्टोग्राफ इन नेचर, और इनकी स्क्रिप्ट कैसी होती थी, आमतौर पर पिक्टोग्राफ इमेज के रूप में होती थी। हालांकि हमने नोटबुक में भी बनाया है, पर हम आपको इसमें भी दिखा देते हैं। इस तरह की होती थी इनकी में स्क्रिप्ट्स। अब इसको पढ़ पाना कोई आसान काम नहीं है। इट वॉज रिटन फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, और राइट से लेफ्ट की तरफ लिखी जाती थी पहली लाइन में, और दूसरी लाइन में लेफ्ट से राइट की तरफ लिखी जाती थी। दिस स्टाइल इज कॉल्ड बोस्ट्रोफिडन। इस स्टाइल को क्या बोला जाता है कि पहली लाइन तो राइट से लेफ्ट और दूसरी लाइन लेफ्ट से राइट, इसको क्या बोला जाता है, बोस्ट्रोफिडन। नंबर ऑफ साइंस बिटवीन, और कितने सिंबल मिले हैं 375 से लेके 400 तक, मतलब कि जिन्हें आमतौर पर पढ़ा नहीं जा सका है। तो अब तक तो हम पूरे हड़प्पन कल्चर की मीनिंग्स भी नहीं समझ पाए हैं कि वो अपने इसके मतलब भाषा के जरिए या इमेज के जरिए क्या समझाना चाहते थे। मोस्टली लाइन्स आर शॉर्ट, आमतौर पर लाइन्स छोटी होती थी। लॉन्गेस्ट लाइन कंटेन, और जो सबसे बड़ी लाइन होती थी उसके अंदर 26 इमेज होती थी इस तरीके की, ठीक है। शोन सील, कॉपर जार, ज्वेलरी, ब्रेड, इस तरह से बने वे होते थे उनके अंदर सब। अब उनका वेट का प्रोसेस देखते हैं क्या। वेट मेड अप ऑफ चार्ट स्टोन इन क्यूबिकल फॉर्म, और क्यूबिकल फॉर्म में वो क्या बनाते थे, अपने वेट तोलने के तरीके बनाते थे। लोअर डिनोमिनेशन किसके लिए उपयोग होता था, जो ज्वेलरी या उस तरह के सामान हुए तो उसके लिए इस तरह के 1, 2, 4, 8 ग्राम, 16 ग्राम, 32 ग्राम इस तरह के बनाते थे। और हाइयर डिनोमिनेशन के लिए डेसिमल सिस्टम यूज करते थे, ठीक है, जिससे वो क्या तोलते थे, फूड ग्रेन 1 किलो, 2 किलो, 3 किलो, 5 किलो, ठीक है। मेटल स्केल पेन्स हैव आल्सो बीन फाउंड, और वहां पे ये भी मिले हैं। यूज फॉर मेजरिंग क्लोथ्स एंड अदर मटेरियल, जिसका वो उपयोग कपड़ों को मापने के लिए, जैसे हम लोग तो आज इंची टेप का उपयोग करते हैं, वो लोग उस टाइम इसका उपयोग करते थे। एंशिएंट अथॉरिटी, एविडेंस ऑफ वेट एंड सील पोट्री इन हड़प्पन वर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। हमने अभी देखा ही इमेज में ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है क्योंकि गोल्ड्स या इन सब चीजों से बने हुए हैं। ब्रिक साइज थ्रू आउट द रीजन फ्रॉम जम्मू टू गुजरात वाज सेम, और ब्रिक्स का ईंटों का साइज इनका हर तरफ क्या होता था, सेम होता था हर एरिया में। दे हैव आल्सो बीन सेटलमेंट फ्रॉम वन प्लेस टू अदर प्लेस फॉर बीड्स स्टोन, और लोग बीड्स की, मोतियों की या पत्थरों की, मतलब की जो कीमती पत्थर होते हैं उनकी तलाश में एक जगह से दूसरी जगह आते जाते रहते थे। Labor was brought from making bricks for construction of massive walls and platform, और मजदूरों को एक जगह से दूसरी जगह ला जाया जाता था, किस लिए, बड़े बड़े घर बनाने के लिए या फिर प्लेटफॉर्म्स बनाने के लिए, दीवारें बनाने के लिए। प्लेटफॉर्म का मतलब रेल वाला प्लेटफॉर्म नहीं, कहने का मतलब है सड़कें बनाने के लिए। प्रोबेबली द किंग ऑर्गेनाइज्ड ऑल द एक्टिविटीज, और सारी एक्टिविटीज को कौन मतलब कंडक्ट करवाता था, किंग। अब किंग की इमेज आपकी बुक में ये दे रखी है, अप्राइज्ड किंग, ये देख लीजिए, इस तरह की मूर्ति होती थी किंग की। पैलेसेस एंड किंग, अ लार्ज बिल्डिंग, पैलेस कैसा होता था किंग का, अ लार्ज बिल्डिंग, बहुत बड़ी बिल्डिंग होती थी, मोहनजोदारो में जो मिली है। लेबल्ड एज पैलेस बाय आर्कोलॉजिस्ट बट नो प्रूफ फाउंड रिगार्डिंग इट, पर अब तक कोई सबूत नहीं मिला। कहा तो जाता है कि वो राजा का पैलेस है, पर अब कोई सबूत नहीं मिला है रिलायबल। A stone statue was labeled known as prized king, जो मैंने अभी आपको दिखाया, because archaeologists were familiar with मेसोपोटामियन हिस्ट्री एंड इट्स प्राइज्ड किंग, क्योंकि मेसोपोटामियन के राजा के बारे में आर्कोलॉजिस्ट जानते थे, इसलिए उन्होंने इस मूर्ति को कहा कि भाई ये तो राजा की मूर्ति है। सम गेव देयर ओपिनियन दैट हड़प्पन सोसाइटी हैड नो रूलर, और कुछ लोग ये भी कहते हैं कि भाई हड़प्पा का तो कोई राजा ही नहीं था और हर कोई बराबर था। और कुछ लोग ये भी कहते हैं कि मैनी रूलर वुड बी देयर, बहुत सारे राजा होंगे, हर साइट का एक अलग राजा। तो कहने का मतलब है अलग अलग आर्कोलॉजिस्ट के इसके प्रति में, राजा के प्रति में अलग अलग विचार हैं। Yet other archaeologists argue that single state and single ruler, कुछ कहते हैं कि भाई एक ही राज्य था और एक ही राजा। Because similarity in art craft example some ratio of brick, same ratio of brick, वो ऐसा इसलिए कहते हैं क्योंकि हर जगह रेशो भी ब्रिक्स का सेम था, सेटलमेंट के तरीके सेम थे, रॉ मटेरियल कलेक्ट करने के तरीके सेम थे या सोर्सेज सेम थे। द एंड ऑफ सिविलाइजेशन, अब सिविलाइजेशन, ये हड़प्पन सिविलाइजेशन खत्म क्यों हुई, भुखमरी के कारण। क्यों, क्योंकि भुखमरी आ गई थी, सूखा पड़ गया था, फसलें सही नहीं हुई, जिसके कारण लोग भूखे मरने लगे। नेचुरल डिजास्टर के कारण भी हो सकता है, बाढ़ आ जाना, अर्थक्वेक आ जाना, वोल्केनिक करप्शन होना, उसके कारण भी इन लोगों की मृत्यु हुई होगी।
पीरियोडिक फ्लड, टाइम टाइम पे जो फ्लड आ जाते हैं इंडस लीडिंग से, क्योंकि ये सारी साइट्स अभी हमने सबसे पहले मैप में देखी थी ना, रिवर के किनारे स्थित है। आर्यंस का सिविलाइजेशन का आना, आर्यंस का इन्वेजन की वजह से भी हड़प्पन सिविलाइजेशन खत्म हुई हो सकती है, डिफोरेस्ट्रेशन की वजह से, क्लाइमेट चेंज की वजह से, शिफ्टिंग और डाइंग अप ऑफ रिवर्स की वजह से। ठीक है, तो इनमें से वेरियस रीजंस हो सकते हैं, पर कोई भी ऑथेंटिकेट डाटा हमारे पास नहीं है कि जिसकी वजह से हम ये समझ लें। बुक में भी नहीं मेंशन है कि वो लोग इस वजह से लुप्त हुए हैं। कनिंगम कंफ्यूजन क्या है, अब कनिंगम क्या कहते हैं इसके बारे में, अब दो जो ऐसे जो मेन है जिनका हमें पढ़ना था, उनकी कन्फ्लिक्ट्स क्या हैं। फर्स्ट डायरेक्टर जनरल ऑफ ASI आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया यूज्ड द अकाउंट्स लेफ्ट ऑफ चाइनीज बुद्धिस्ट पिलग्रिम्स हु हैड विजिटेड द सबकॉन्टिनेंट बिटवीन 4th and 7th सेंचुरी टू एनालाइज अर्ली सेटलमेंट। वो ये मानते हैं कि भाई जो चाइनीज बुद्धिस्ट संत थे वो भारत में आए थे 4 से लेके 7वीं शताब्दी तक। हरप्पन सील वाज गिवन टू कनिंगम बाय इंग्लिशमैन बट कुड नॉट फाइंड एनी एविडेंस। और वो ये मानते हैं कि ये सब उनके द्वारा शुरुआत की गई थी हरप्पन सिविलाइजेशन की। अब जब हरप्पन सील उनको दिखाई गई, पर उसके भी उन्होंने ये सही नहीं माना या रिलायबल नहीं माना। क्यों? क्योंकि उसका कोई प्रूफ नहीं था उस सील का। जॉन मार्शल की इग्नोरेंस क्या थी? डायरेक्टर जनरल थे एंड फर्स्ट प्रोफेशनल आर्कोलॉजिस्ट टू वर्क इन इंडिया। हमने पढ़ा था इन्हीं की लीडरशिप में दयाराम साहनी जी ने खोज करी थी 1921 में, हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था चैप्टर के। ब्रॉट हिज एक्सपीरियंस ऑफ वर्किंग इन ग्रीस। उन्हें लंबा तजर्बा था कहाँ पे, ग्रीस में सेवाएं देने का, अपने काम करने का। ही वॉज इंटरेस्टेड टू फाइंड, और इनका इंटरेस्ट था कि भाई हड़प्पन सभ्यता में प्रीशियस मेटल्स और थिंग्स या फिर स्टोन्स मिल सकते हैं। अब उसके चक्कर में इन्होंने खुदाई शुरू कर दी, जिसका परिणाम क्या हुआ, वो सारी लेयर्स जो हड़प्पन सिविलाइजेशन की, मतलब लेयर वाइज लेयर जो घर वर बने हुए थे, वो सब क्या हो गए, मिक्सअप हो गए और लॉस्ट हो गए। तो ये जो मेन है इसके ऊपर मतलब कि कन्फ्लिक्ट्स वाला इसने आपकी बुक में डाला था, तो हमने इसमें शॉर्ट में मेंशन कर दिया। अब रिलीजियस प्रैक्टिसेस देखते हैं कि वो भगवान किस तरह के मानते थे। पशुपति जी को मानते थे वो महादेवा, शिव जी को वो अपना भगवान मानते थे, और जो उनकी सील्स होती थी उस पर भी वो पशुपति जी की तस्वीर बनाते थे। आर सिटिंग इन अ योगिक पिक्चर पोस्टर, अगर हम देखें बुक में है आपके अवेलेबल। ठीक है, ये देखो पशुपति महादेवा शिवा रिप्रेजेंट इन अ सील, ये इनकी सील है, ये बैठे हैं पशुपति भगवान जी। ठीक है, सिटिंग इन अ योगिक पोजीशन, और योगा की पोजीशन में यहाँ पर बैठे हैं। ऑन ला थ्रोन 3 फेस, फर्स्ट फेस, सेकंड फेस एंड थर्ड फेस। ही इज सराउंडेड बाय एलिफेंट अ टाइगर, और इनके चारों तरफ देखो एक एलिफेंट भी है, टाइगर भी है, और ये इनके हॉर्न भी हैं, देखो सींग भी दिखा रखे हैं। ठीक है, अ राइनो ये रहा, अ बुफेलो एंड 2 डियर एपियर्स, और 2 इनके पास, 2 इस तस्वीर में हिरन भी हैं। ठीक है, एपियर्स एट हिज फीट, हिरन इनके पांव में दिखाया गया है। अब ये तस्वीर आपने देख ली अच्छे से, अब नोट्स देखते हैं। लिंगम एंड योनि वर्शिप वाज प्रिवलेंट, उस टाइम क्या प्रचलित थी, इस तरह की भक्ति करना उस टाइम क्या था, बहुत प्रचलित था। नो टेम्पल्स, और पर वो मंदिर नहीं बनाते थे। इंडस पीपल बिलीव्ड इन घोस्ट एंड इविल फोर्सेस, और वो मतलब कि भूत प्रेत में भी विश्वास रखते थे। फायर अल्टर्स आर फाउंड इन लोथल एंड कालीबंगन, और यहाँ पे मतलब कि आग के भी अवशेष प्राप्त हुए हैं। अच्छा देखो, एक और कंपटीशन का क्वेश्चन है यहीं पे ही, मदर गॉडेस के भी बारे में थोड़ा सा आप पढ़िएगा। इसमें मदर गॉडेस की तस्वीर के बारे में भी यही पीसीएस में पूछे गए क्वेश्चन है। तो ठीक है स्टूडेंट्स, धन्यवाद। उम्मीद है आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। देखिए थोड़ा सा एंशियंट हिस्ट्री है, तो मैं समझ सकता हूँ इसको आसान भाषा में बोरिंग कह सकते हो, क्योंकि याद करने का ज्यादा है, इमेजेस को रिमेम्बर करने का ज्यादा है, और नाम, घटनाएं या फिर जहां जहां पे ये चीजें हुई हैं वो सब आपको इसमें लर्न करना पड़ेगा। हमने भी लिखा है, थोड़ा सा आप भी इसको प्रैक्टिस अप कीजिएगा तो ज्यादा अच्छा रहेगा। बाकी रिवीजन कीजिएगा, जो इंपॉर्टेंट जगहों के नाम है या मेटल्स के नाम है या फिर जो स्टोन्स के नाम डिफिकल्ट से आए हैं आगे, उनको आप जरूर कीजिएगा। तो स्टूडेंट्स, और अगर आपकी कोई क्वेरी है किसी भी चीज से रिलेटेड तो हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा, या इस वीडियो में कोई सजेशन आप देंगे तो वो भी वेलकम्ड है। ठीक है स्टूडेंट्स, मन लगाकर पढ़ाई कीजिए। धन्यवाद।